सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। क्या पूरे वर्ष में कभी भी विवाह कर सकते हैं? 12 महीने जो चांद्रमास हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, इन 12 महीनों में किसी भी महीने में विवाह कर सकते हैं? यह प्रश्न भी बहुत सी बार आता है। हमारे बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, इनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है, तो शास्त्र क्या कहता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जो भी बात आपको बताऊंगा शास्त्रों में लिखी हुई है, उसी बात को यहाँ पर रखूंगा। देखिए, बिल्कुल सामान्य सी बात है, आप सभी जानते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये सारे महीने आप जानते हैं इनके नाम। नया संवत अभी लगने वाला है, अभी चैत्र मास चल रहा है, लेकिन कृष्ण पक्ष चल रहा है। देखिए कितनी अजीब बात है कि आधा चैत्र तो पिछले वाले पंचांग में है, कृष्ण पक्ष, और आधा चैत्र जो है नए वाले पंचांग में आएगा। बड़ी अजीब बात है, सोचने वाली बात है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं है। जब भी आप कोई कैलेंडर लाते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर अगर लेकर आते हैं, तो उसमें जनवरी जो है, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि जनवरी जैसे है, तो जनवरी आधा जनवरी जो है 15 दिन तो पिछले वाले 2024 में डाल दिए, और आधे 15 दिन जो है आगे वाले 16 से लेकर जो 31 तारीख जो है वो 2025 में डाल दी। तो ऐसा संभव है। देखिए, ग्रंथों को ध्यान से पढ़ेंगे, प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथों को, तो वहाँ पर अलग बातें लिखी है। वहाँ चैत्र का संबंध मीन संक्रांति से है। अब देखिए, ये तो चांद्रमास है। चांद्रमास का मतलब अमावस्या से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती बढ़ती पूर्णिमा को पूर्ण होती है। 15 दिन वहाँ पूरे होते हैं। फिर उसके बाद कलाएं घटती घटती अमावस्या पर महीने की समाप्ति होती है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि महीने जो होते हैं, अगर हम इस संवत को देखें, तो अमांत महीने ही वास्तविक महीने होते हैं। अर्थात कोई भी पंचांग अगर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू हो रहा है तो वह बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि कोई महीना अगर शुरू हो रहा है तो वह भी, कोई पंचांग शुरू हो रहा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, अच्छी बात है, लेकिन कोई महीना भी अगर शुरू हो रहा है तो वह भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही शुरू होना चाहिए। यही शास्त्रीय नियम है, और यही हमारे धर्म ग्रंथों में, जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, उनमें लिखा है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से महीना शुरू हो और चैत्र कृष्ण अमावस्या पे महीने की समाप्ति हो जाए। अब मेरे पास है निर्णय सिंधु ग्रंथ। अब जैसे मान लीजिए आपकी बच्ची की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, अब लड़का भी कहीं से मिलान आया और एकदम आपको जम गया रिश्ता, और आपको शादी तुरंत करनी है, आपको ज़्यादा दूर विवाह नहीं करना है, 6 महीने 12 महीने आप रुक नहीं सकते, या 4 महीने भी नहीं रुक सकते, देवशयन आ गया बीच में, क्या करें? या गुरु शुक्र अस्त हो गए तो क्या करें? शादी करें या ना करें? ऐसी स्थिति में क्या करें? तो निर्णय सिंधु एक ऐसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ को हाथ में लेकर ही सारे शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। जितने भी पंचांगकार हैं वे सारे मुहूर्त इसी ग्रंथ के आधार पर देखते हैं। तो ज्योतिष में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ये बड़े मुख्य ग्रंथ हैं। इनको आधार मानकर ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। अब कोई भी मुहूर्त हुआ, उसमें कोई भी शुभ कार्य हुआ, चाहे अशुभ कार्य में अशोच वाली स्थिति हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, उसमें कोई बात देखनी है, या कोई घर में शुभ मांगलिक कार्य है, उसमें कोई देखना है, कोई व्रत पर्व है, कोई नियम है, कोई तिथि है, तो ये सारी स्थितियां निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ग्रंथों के आधार पर ही ली जाती है। अब निर्णय सिंधु के पेज नंबर 4, 5 और 4, इसमें क्या लिखा है? इस पेज की सबसे नीचे वाली पंक्तियों में क्या बात लिखी है, देखिए ध्यान से, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आचार्य चूड़ामणि, ज्योतिर्गर्ग और राज मार्तंड ने कहा है कि मंगल के सब कर्मों में और विवाह में, शादी में और जितने भी मांगलिक कार्य हैं उसमें, चैत्र और पोष को छोड़कर
10 मासों की बढ़ाई करते हैं। कहने का मतलब जो पूरा साल है उसमें चैत्र मास को छोड़ दो और पौष मास को छोड़ दो, बाकी 10 महीने जो हैं शुभ हैं, इसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। और हम अक्सर क्या करते हैं, आपको पता होगा कि आप शादी में कौन कौन से महीने लेते हैं। एक तो वैशाख लेते हैं, एक ज्येष्ठ लेते हैं, फिर आषाढ़ में भी बहुत सी जगह सुनने में आता है कि आषाढ़ में नहीं करनी चाहिए, लेकिन आषाढ़ में भी करते हैं। बहुत सी बार हम करते ही हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी से देवशयन होते हैं, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलते हैं देवशयन वाली स्थिति। इन 4 महीनों में शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन ये तो यहाँ बात ही अलग हो गई। 10 महीने शुभ कहें चैत्र और पौष को छोड़कर। अब चैत्र महीना कैसे देखें, चैत्र महीने को कैसे समझें, चैत्र किसे कहते हैं। पहली बात तो ये उठती है कि चैत्र महीना किसे कहते हैं। देखिए थोड़े दिन, 1-2 दिन बाद 30 तारीख के दिन हम नववर्ष संवत जो है मनाएंगे, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नवरात्रि घट स्थापना होगी, सीधी सी बात है। लेकिन आधा चैत्र तो पिछले वाले पंचांग में चला गया और आधा उसमें चला गया नए वाले पंचांग में। क्या आधा अधूरा महीना अगर किसी पंचांग में या किसी कैलेंडर में डालें तो यह सही विधान है। देखिए नियम यही है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से महीने की शुरुआत होगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से किसी भी महीने की शुरुआत अगर हो रही है तो वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होती है। नियम तो यह है। अब यहाँ क्या है कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरुआत हो रही है, अमावस्या पे 15 दिन हुए और फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुरू हुई, पूर्णिमा पे महीना समाप्त हो गया। और जैसे ही चैत्र शुक्ल पूर्णिमा आई उसके बाद फिर वैशाख मास लग गया। जबकि नियम यह है कि अगर चैत्र मास जिस दिन शुरू हो रहा है या वैशाख भी शुरू हो रहा है या ज्येष्ठ मास भी शुरू हो रहा है तो सबसे पहला दिन कौन सा होगा, ज्येष्ठ मास। जैसे ज्येष्ठ मास है तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पहला दिन होगा। 15वां दिन पूर्णिमा होगा। पूर्णिमा के दिन 15 दिन पूरे होंगे, महीना अभी पूरा नहीं हुआ। और पूर्णिमा के बाद फिर ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा होगी और ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या पर महीना समाप्त होगा। इसे अमांत मास कहते हैं। ज्योतिष में इसी महीने को मुख्य महीना माना है, लेकिन आजकल ये स्थितियाँ हमें पंचांगों में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन धर्मशास्त्रों में जितने भी शास्त्र हैं, जो मेरे पास है, निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, ये जब शुरू के पन्ने खोलेंगे तभी ये सारी बातें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब चैत्र मास का मतलब क्या है। चैत्र मास जितने भी महीने हैं इनका सीधा सा संबंध सूर्य से है। देखिए पहली बात तो आपने समझ ली कि इस किताब में क्या लिखा है कि चैत्र और पौष मास को छोड़कर सभी महीने विवाह में शुभ हैं। तो फिर क्या देखना रहा, जो बाकी के 10 महीने बचे हैं उनमें हमें अच्छा दिन अच्छा नक्षत्र देखना रहा। देखिए एक बात और बता देता हूँ, इसी पुस्तक में ये बात भी लिखी है, यदि कन्या की आयु बहुत अधिक हो जाए, वहाँ पर तो पुराने समय में तो बहुत कम दी थी, वहाँ तो रजस्वला के बाद 3 साल और दिए हैं, उसके बाद तो विवाह का विधान जो है सिस्टम वहाँ बंद बताया है। उसको बताया है कि कन्या का विवाह तो रजस्वला पूर्व ही करें। लेकिन आज के समय में ये सारे नियम लागू नहीं होते हैं। आज हमें 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही कन्या का विवाह करना है, यही नियम है। और वैसे भी आजकल कोई भी बच्चा 25 साल 26 साल 28 साल से पहले विवाह करता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे की आयु, लड़की की आयु 18 से तो बहुत ज़्यादा हो गई, 25 से भी अधिक हो गई, 30 हो गई, 32 हो गई, 35 हो गई, वैसी स्थिति में हमें गुरु शुद्धि की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब जैसे आप बहुत सी बार सुनने में आता है कि आप पंडित जी के पास जाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, तो वहाँ गुरु शुद्धि की बात होती है कि लड़की का गुरु चौथा है, 8वां है, 12वां है। ये प्रश्न बहुत सी बार आते हैं। इसमें विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे अभी 15 मई 2025 को गुरु जो है मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा। ऐसी स्थिति में गुरु जैसे ही मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा तो जिनकी राशि जैसे अब मैं बात करूं आपको कि जिनकी कर्क राशि है
तो उनका 12वां हो जाएगा। मीन राशि है, उनका चौथा गुरु हो जाएगा। और वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन 8वां हो जाएगा गुरु। तो कर्क, वृश्चिक, मीन 3 राशि वालों का गुरु ठीक नहीं रहेगा। तो क्या फिर वे मिथुन के गुरु में विवाह नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आयु अधिक है इसलिए कोई दोष नहीं लगता, यह भी इसी शास्त्र में लिखा है। तो अधिक आयु में गुरु शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। अब बात हो रही है 10 महीने। अब 10 महीने तो चैत्र और पौष को छोड़ना है, बाकी तो फिर बहुत सारे महीने हो गए। 10 महीने तो बहुत लंबा समय है। फिर आप कहेंगे कि देवशयन में भी शादी कर दें क्या? तो शास्त्र में तो यही लिखा है। यहाँ पर विद्वान व्यक्तियों ने अपनी अलग अलग राय, बहुत सारी चीज़ें लिखी है इसमें, बहुत सी बातें हैं। जब आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए, एक बात तो तय है कि जिस कन्या की आयु, विशेषकर कन्या को विशेष महत्व दिया, लड़की को विशेष महत्व दिया शास्त्रों में, उसका पद सबसे ऊंचा है। तो वहाँ पर सीधी सी बात यही बताई है कि अधिक आयु में कोई भी दोष नहीं लगता है। स्वयं वर्ण कर ले, अपने वर का चुनाव वह स्वयं भी कर सकती है, यह भी शास्त्रों में लिखा है। अब चैत्र और पौष का सीधा सा मतलब होता है सौर संक्रांति से। सौर संक्रांति अर्थात सूर्य का किसी राशि पर गमन। सूर्य एक राशि पर 1 महीने तक रहता है, वह समय काल पूरा उस राशि की संक्रांति कहलाती है। जैसे सूर्य मेष राशि पर 1 महीने रहता है तो वहाँ हम कहते हैं कि सूर्य की मेष संक्रांति चल रही है। सूर्य मकर राशि पर आता है, आपको अक्सर यही पता है कि आप यही जानते हैं कि मकर राशि पर सूर्य आता है, उस दिन मकर संक्रांति लगती है, लेकिन वह 1 महीने तक चलती है। सूर्य की मकर संक्रांति 1 महीने तक चलती है। तो इस संक्रांति के भी 2 भेद हैं, सायन और निर्यन। आजकल जो हम पंचांगों में देखते हैं वह निर्यन संक्रांति होती है। तो चैत्र का मतलब है कि सूर्य जब मीन राशि पर प्रवेश करें और फिर वापस जब तक मेष पर ना जाए तब तक मीन संक्रांति होती है। और मीन संक्रांति को हम चैत्र मास से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से जो पौष महीना है उसको हम धनु संक्रांति से जोड़ते हैं। धनु संक्रांति का सीधा सा मतलब है, सामान्य भाषा में आप सभी जानते हैं, खरमास है। ये साल के 2 खरमास हैं, चैत्र और पौष। चैत्र महीना अर्थात 15 मार्च से लेकर 13-14 अप्रैल तक, और पौष मास अर्थात धनु संक्रांति, इसमें भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। 15 दिसंबर से, आप जानते हैं, 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास होता है। इसमें बहुत से लोग मलमास भी बोलते हैं, लेकिन इसे खरमास कहते हैं। इसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो ये 2 महीने छोड़ने हैं, इसके अलावा सारे महीने शुभ हैं। लेकिन वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, वहाँ शास्त्र ये भी लिख रहा है कि पौष के महीने में यदि मकर संक्रांति चल रही है, देखो मकर संक्रांति है और पौष का महीना है, ध्यान से सुनिए। सूर्य मकर राशि पर आ गया, सूर्य मकर राशि पर आ गया, दोनों बातों को देखना पड़ेगा। केवल पौष महीने को देखने से काम नहीं चलेगा। सूर्य अगर मकर राशि पर आ गया, उसके बाद भी पौष महीना चल रहा है, तो उसमें विवाह कर सकते हैं। और इधर क्या लिखा है कि सूर्य यदि मेष राशि पर आ गया लेकिन चैत्र मास चल रहा है, ऐसी स्थिति में भी विवाह किया जा सकता है। या मेष से पहले, जैसे मीन से पहले कौन सी कुंभ संक्रांति होती है, नोट करिए। कुंभ संक्रांति पर यदि सूर्य है, सूर्य कुंभ राशि पर है, लेकिन चैत्र मास चल रहा है, तो उसमें भी विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात उस तारीख के बीच की ही है। अगर आप निर्यन संक्रांति देखें तो 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक ये जो समय है, इस काल में विवाह नहीं करना चाहिए। और उधर देखें तो नियम से देखें तो धनु संक्रांति 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में विवाह नहीं करना चाहिए। अब इसमें भी 2 भेद, एक सायन एक निर्यन। अब ये संक्रांतियों में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आप शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ सायन संक्रांति को दुर्लभ माना है। इसको तो बहुत ही ज्ञानी लोग, और उसमें लिखा है शास्त्रों में कि बहुत विशिष्ट लोग, ज्ञानी लोग, धर्मात्मा लोग, बड़े पुण्य, बहुत अच्छे लोग, बहुत विद्वान लोग ही इस विषय को समझ पाते हैं। साधारण आदमी के तो बस का काम ही नहीं है सायन संक्रांति। अब सायन संक्रांति की बात करें तो 21, ये जो मेष
मीन संक्रांति जो है 15 मार्च से 15 अप्रैल हम मानकर चलते हैं, इसमें शुभ काम नहीं होते हैं। इसको खर मास भी बोलते हैं और मीन संक्रांति भी बोलते हैं, लेकिन वास्तविक 19 फरवरी से 21 मार्च तक होती है। वास्तविक स्थिति देखें तो अधिकतम शुरुआत 19 फरवरी के लगभग, 18-19 फरवरी के लगभग और 21 मार्च तक चलती है। ये ही वास्तविक मीन संक्रांति है, जिसको आजकल हम भूल गए हैं। पंचांगों में कहीं कहीं इसको लिखते ज़रूर हैं, भानु मीने ऐसा शब्द लिखते हैं। 19 फरवरी 18 फरवरी को आप देखेंगे पंचांगों में लिखा हुआ मिलेगा भानु मीने, भानु सूर्य और मीने, लेकिन वहाँ संक्रांति नहीं लिखते हैं। तो ये क्या है कि ये बात हमें पूरी समझाते नहीं हैं। दूसरी बात, जो धनु संक्रांति है उसको जनरली आप सभी जानते हैं 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक चलती है, लेकिन वास्तविक स्थिति 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक चलती है। कहने का तात्पर्य, अगर वास्तविकता देखें तो 21 दिसंबर के बाद विवाह किया जा सकता है, और अगर हम इस संक्रांति को हम वास्तविक माने तो 22 नवंबर से पहले ही विवाह करना ज़्यादा शुभ रहता है। नियम से तो यही है। और इधर देखें तो 19 फरवरी के बाद विवाह ठीक नहीं, 19 फरवरी से पहले, क्योंकि यहाँ मैंने तारीखें इसलिए दी है कि तारीख देने से आपको एग्जैक्ट स्थिति पता लग जाएगी। 19 फरवरी से पहले अगर विवाह कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति, और उधर 21 मार्च के बाद विवाह कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आजकल इन संक्रांतियों को कोई मानता नहीं है, पंचांगों में भी लिखते नहीं हैं, इनको छोड़ दिया जाता है। लिखते क्या हैं, 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में शादी मत करो, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य मत करो, क्योंकि ये तो सूर्य मीन राशि पर आ जाता है, जबकि वास्तविक स्थिति में ऐसा होता नहीं है। जब भी आप अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगे, बहुत सी बार पढ़ते हैं, तो वहाँ राशियाँ भी पढ़ते हैं बहुत से लोग कि मेरी तो मीन राशि है और मेरा जन्म 19 फरवरी से 21 मार्च के बीच में हुआ है। अगर हुआ है किसी का जन्म तो वहाँ सूर्य की संक्रांति देखते हैं, वो एग्जैक्ट स्थिति है। लेकिन हम ये कहते हैं ये तो विदेशों में चलती है, भारत में तो सायन संक्रांति नहीं मानते हैं। जबकि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र जितने भी, ये जैसे निर्णय सिंधु ग्रंथ है, इसमें शुरुआत में ये बातें लिखी हुई मिल जाएगी। धर्म सिंधु में शुरुआत में ही ये बातें लिखी हुई मिल जाती है। अब महीना कैसे देखते हैं, चैत्र महीना, देखिए बड़ी सोचने वाली बात है। हमारे हिसाब से तो चैत्र महीना अभी 30 तारीख को लगने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन मीन संक्रांति बैठती है, सायन मीन संक्रांति, सायन मीन, अब सायन मीन संक्रांति 19 फरवरी को बैठती है। नियम से देखें तो 18-19 फरवरी, इस साल की स्थिति देखें, हर साल 18-19 फरवरी को ही मीन राशि पर सूर्य सायन स्थिति में जाता है, सायन वास्तविक। अब जैसे ही सूर्य मीन राशि पर प्रवेश करता है, उसके ठीक बाद जो पहला शुक्ल पक्ष आएगा वही चैत्र शुक्ल पक्ष होता है। लेकिन यदि हम पंचांगों में देखेंगे तो वहाँ फाल्गुन लगा रखा है, इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। और जहाँ हम पोष की बात करें तो वहाँ भी स्थिति बदल जाती है। अब पोष, अगर धनु संक्रांति देखें तो हम लिखते हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी, जबकि 22 नवंबर को ही सायन धनु संक्रांति शुरू हो जाती है। और 22 नवंबर के बाद जो पहला शुक्ल पक्ष शुरू होगा वही वास्तव में पोष शुक्ल कहलाता है। तो इतना बड़ा फर्क आज के समय में पड़ गया है। इसके पीछे कारण क्या है, अयनांश की गणना को घटाकर हम इस स्थिति पर ले आए हैं कि हमारे पंचांगों में है, बहुत सारी स्थितियां आगे पीछे हो गई है। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि निर्णय सिंधु जो ग्रंथ है या धर्म सिंधु जो ग्रंथ है, उसमें दीपावली आश्विन मास में लिखी है, हम कार्तिक में मनाते हैं। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास में लिखा है, हम आश्विन में मनाते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो है माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को लिखी है, बड़ी शिवरात्रि। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारे यहाँ जो शास्त्रों में जो बातें लिखी है वे वास्तव में आज के जो मुख्य ब्लैक बोर्ड जो है, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, मुख्य ब्लैक बोर्ड पे वो बात लिखी ही नहीं है। तो यहाँ जो बात लिखी है
कि 10 महीने तो शुभ लिखे हैं, बहुत सारी बातें लिखी है। जब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे बहुत सारी बातें लिखी है। और वैसे भी शास्त्र यह कहता है अधिक आयु में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। बहुत सारे पंचांग यह भी लिख कर देते हैं कि चतुर्मास जो देवशयन होने के बाद भी बहुत से ऐसे एरिया हैं वहाँ शादियाँ होती है। क्यों होती है? अब देखिए, कोई पहाड़ी एरिया, हिमालय का एरिया है, वहाँ पर गर्मी के दिनों में थोड़ा मौसम सही होता है। अब नवंबर दिसंबर, मान लीजिए नवंबर में शादी का मुहूर्त है, लेकिन वहाँ पर तो इतनी बर्फ़ है कि ना तो कोई सामान ला सकते, ले जा सकते हैं। तो बहुत से ऐसे एरिया हैं, जम्मू कश्मीर या हिमाचल के कुछ एरिया हैं, वहाँ पर चतुर्मास जो होते हैं उनमें भी है। और गर्मी जो कुछ ऐसे समय हैं वहाँ पर विवाह किया जाता है, क्योंकि उनको फिर जो अगर नवंबर की बात करें कि नवंबर में शादी करें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो देश काल परिस्थिति अनुसार भी मुहूर्त शास्त्रों में बताए गए हैं। देखिए, गुरु शुक्र अस्त के बारे में हम अक्सर ये जानते हैं कि गुरु अस्त हो जाए या शुक्र अस्त हो जाए। देखिए, कोई चीज़ दिखती नहीं है इसका मतलब आप उसे अस्त मान लेते, कोई चीज़ दिखाई नहीं दे आपको। तो गुरु जो है वह तो है ब्रह्मांड में, शुक्र भी है। किसी कारणवश यदि आपको नहीं दिखाई दिया तो आप उसे अस्त मान लेते हैं, जबकि वह अस्त नहीं है। यूँ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वो मरा नहीं है, जिंदा है, अस्त नहीं हुआ है। अब यहाँ पर कुछ शास्त्र हैं, जैसे आप स्तंभ, बोधायन, पारस्कर, आश्वलायन इत्यादि ये सूत्र ग्रंथ हैं। ये सूत्र ग्रंथ हैं। इसके अलावा मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, नारद, हारित, अत्रि, विष्णु इत्यादि ऋषियों के जो स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं। ये जो मनु है, पराशर है, याज्ञवल्क्य है, नारद है, हारित है, अत्रि है, विष्णु है इत्यादि ऋषियों के स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं। इनमें गुरु शुक्र अस्त समय विवाह में निषेध नहीं माना जाता है। देखिए कैसी बात लिखी है। तो ये जो धर्मशास्त्री ग्रंथ हैं, इनमें गुरु शुक्र अस्त को निषेध नहीं माना है। कितनी बड़ी बात लिखी है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए। देखिए, आज के समय में बच्चे बहुत अधिक उम्र हो चुकी है। सोचिए, मान लीजिए 35 साल की उम्र है, अब विवाह मुहूर्त के चक्कर में 1 साल आपने और बिगाड़ दिया। कब तो उसको संतान होगी, संतान अच्छी होगी या नहीं होगी। क्योंकि संतान होने का अगर अच्छा समय देखें, शरीर जब मजबूत रहता है, अच्छा समय देखें तो 21 से लेकर 30 साल की उम्र में अगर बच्चे हो जाएं तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। और 30 साल, 32 साल, 33 साल के बाद फिर शरीर में जो है अनेक प्रकार की स्थितियां बदल जाती है और फिर संतान भी, उसमें भी विकृतियां आती है। आज के समय में एक संतान को तो जन्म देते हैं, उसके बाद भी उसके शरीर में अगर विकृतियां या शरीर में कमजोरी आएगी तो जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। और 35, 36, 37, 38 की उम्र भी है, 40 की उम्र भी है। मेरे पास तो 50 साल की उम्र वाले भी आते हैं, शादी नहीं हुई है। 42 वाले भी आते हैं, उनके तो बच्चे होने बड़े मुश्किल स्थिति है। लेकिन 34, 35 एक आम विवाह की प्रक्रिया हो गई है कि 34, 35 तक विवाह करते ही। देखिए, नहीं करना है किसी को, आराम से स्वतंत्र हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको नहीं करना है कोई दिक्कत, लेकिन यदि आपकी उम्र अधिक हो रही है और आपकी इच्छा भी है विवाह की, तो समय रहते जागरूक हो जाएं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो 10 महीने हैं जो मैंने बताए हैं, चैत्र और पौष को छोड़कर, चैत्र और पौष में भी कर सकते हैं, उसकी स्थिति भी मैंने बता दी। वहाँ सूर्य अगर मकर पर चला जाए तो पौष में भी कर सकते हैं, या सूर्य अगर वृश्चिक पर है और पौष है, ऐसी स्थिति अगर कहीं बन गई तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, धनु को छोड़कर, धनु के सूर्य को छोड़कर। और चैत्र है तो चैत्र में आपको देखना पड़ेगा कि मीन संक्रांति को छोड़कर, अगर चैत्र है, मेष में चैत्र है, मेष संक्रांति में या उससे पहले कुंभ संक्रांति में चैत्र है, तो वहाँ पर भी विवाह कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सी बार आप देखते हैं कि होली के 2 दिन बाद भी शादी होती है, क्योंकि 15 मार्च थोड़ी लेट होती है। तो आजकल मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो 15 मार्च से 15 अप्रैल और 15 दिसंबर से 14 जनवरी, ये 2 महीने ही विशेष वर्जित हैं। ये 2 टाइम तारीख से देख लीजिए बिल्कुल। और बाकी अगर नियम से चले तो 19 फरवरी से 21 मार्च ये वर्जित है, तारीख से देखें तो। अगर इसको लेवें तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। दूसरी स्थिति
जो जो धनु संक्रांति 22 नवंबर से 21 दिसंबर, इसको छोड़ दें। इसके अलावा दिनों में शादी करें, लेकिन आजकल कोई करता नहीं। इसमें जो जानकार हैं ज्योतिष के, उनको सब पता है ये बातें, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं। तो ये सारी बातें ज्योतिष की पुस्तकों में लिखी है, ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको भी समझ में आएगी। लेकिन जब तक ग्रंथों को लाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो सारी बातें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर चांद्रमास और सौर मास, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। और शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे महीने अशुभ है। आषाढ़ मास में भी विवाह होते ही हैं। कहीं कहीं लिखा आषाढ़ मास में विवाह ना करें तो बढ़िया, लेकिन आषाढ़ मास में भी विवाह होता है। और आज के समय में अधिक आयु है तो देवशयन में भी अच्छा मुहूर्त निकल सकता है। देवशयन काल में भी श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, इन महीनों में भी विवाह हो सकता है। कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि शास्त्र में लिखी है ये बात, और बहुत सारी बातें लिखी है। अगर इसको पढ़ के सुनो, 1000 पेज की पुस्तक है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। और विवाह प्रकरण बहुत बड़ा है इसमें, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबी लंबी बहुत सारी बातें लिखी है, एक दो नहीं। बहुत सी बातों में तो कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, ये करें या ये करें, ये बात माने, इस ऋषि की बात माने या इस ऋषि की बात माने। तो यहाँ अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग बातें कही है। तो देश काल परिस्थिति अनुसार सारे काम करने चाहिए। अगर परिस्थिति एकदम ऐसी बन गई है कि विवाह करना ही है तो कर सकते हैं। उसमें अच्छा दिन देखें, अच्छा नक्षत्र विवाह का देख के विवाह किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।